हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक। और आज हम लोग बात करेंगे बर्स्टिंग मिथ्स अबाउट जेई। तो थ्रू आउट द इयर्स काफी सारे एस्पिरेंट्स, इवन हमारे टाइम पे भी हमें काफी सारे मिथ्स थे हमारे दिमाग में रिगार्डिंग जेई, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड। एंड ये मिथ्स जितना जल्दी खत्म हो सके उतना बेटर है, ताकि हमारी प्रिपरेशन में ये लोग ये एज बाधा ना आ सके ये मिथ्स। ठीक है, जितना क्लियर होंगे हम चीजों को लेकर, जितना रियलिटी चेक रहेगा, उतनी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जितने भी जेई से रिलेटेड मिथ्स हैं, जितने भी कॉमन मिथ्स के बारे में मेरे को पता चला, आज हम उन सारे मिथ्स को बर्स्ट कर देंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स। लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिथ नंबर वन। जेई मेंस इज वेरी इजी टू क्रैक। तो ये मिथ है भी और नहीं भी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है जेई मेंस इजी इसलिए है बिकॉज उसका एडवांस के साथ कंपैरिजन होता है। तो जेई एडवांस तो ऑफ कोर्स बहुत टफ है, तो जेई मेंस बहुत इजी हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। एंड थ्रू आउट द इयर्स 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जेई मेंस का लेवल थोड़ा इजी हो गया है, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में एक तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, दूसरा काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मार्क्स स्कोर करना आसान है। लेकिन ये मिथ इसलिए है, इस पॉइंट को मैंने स्लाइड के अंदर इसलिए डाला, उसका पॉइंट ये था कि जेई मेंस ना अब सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेंथ या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर नहीं रह गया। जेई मेंस सिर्फ ये नहीं टेस्ट करता कि कोई एकेडमिकली कितना प्रिपेयर्ड है, वो ये भी चेक करता है कि तुम उस समय कैसे रिएक्ट करते हो। वो ये चेक करता है कि तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। बिकॉज तुम ये सोचो, पेपर सेटर के, एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो कि उन्होंने सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया, उन्होंने पेपर आसान बना दिया, फॉर्मल ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाल दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे सॉरी, उन्हें तो वही टॉप 1%, टॉप 10% स्टूडेंट्स चाहिए। तो पेपर आसान बनाने के बाद वो कैसे फिल्टर आउट करेंगे, उसके लिए वो तरीके ढूंढ लेते हैं। वो पेपर के अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस डाल देते हैं, तुमको सवाल की लैंग्वेज के अंदर घुमा देते हैं, तुमसे लंबे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन आ गया तो चार चार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं। तो वो ये चेक करते हैं कि बियॉन्ड अकेडमिक एबिलिटीज स्टूडेंट के अंदर रेजिलियंस है, वो पेपर के बीच में पैनिक तो नहीं हो रहा। अगर तुम्हें याद हो 2023 में, 2024 में कई सारे शिफ्ट ऐसे थे जो आसान आए रेगुलरली, मतलब कंसिक्वेंटली आसान आए वो। एंड सडनली एक डिफिकल्ट शिफ्ट आ गया, दो डिफिकल्ट शिफ्ट आ गए, पैटर्न सडनली चेंज हो गया। तो जो स्टूडेंट सोच के आया था कि पेपर आसान आ रहे हैं और उसके शिफ्ट में, जैसे मेरे साथ ये हुआ था, 29 जनवरी का मेरा शिफ्ट था 2023 में, एंड वो सेकंड शिफ्ट 29 जनवरी का सडनली टफ आ गया था बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच के आते हैं कि पेपर आसान आएगा और पेपर मुश्किल आ जाता है तो पैनिक कर जाते हैं। तो उनका यही मोटिव है, अगर पेपर आसान बना दिया, सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो किसी ना किसी तरह से तो उनको फिल्टर आउट करना है, तो वो ऐसे वेज ढूंढते हैं। इस वजह से वो एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अकेडमिकली आई विल नॉट से कि उसका टफनेस लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो तुम्हारे को और चीजों पे और बेसिस पे और पैरामीटर्स के ऊपर तुमको जज कर रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। 99 परसेंटाइल मीन्स 10,000 रैंक, अंडर 10,000 रैंक, एंड 99.9 परसेंटाइल मीन्स अंडर 1,000 रैंक। तो ये जो डेटा है, इसको भूल जाओ, ये डेटा ऑब्सोलीट हो चुका है। तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, अंडरस्टैंड दैट 99 परसेंटाइल मीन्स टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, 95 परसेंटाइल मीन्स टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स, 99.9 परसेंटाइल मीन्स टॉप 0.1% ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये तो 1% है ना, ऐसा तो नहीं है। अगर 99 परसेंटाइल है, जिसको मैं कह रहा हूँ टॉप 1%, तो उसका मतलब 10,000 ही 10,000 होंगे। अगर 10 लाख बच्चा बैठेगा तो उसका टॉप 1% 10,000 हुआ, अगर 15 लाख बैठेगा तो 15,000 हुआ, अगर इस साल नंबर बढ़ता है 17, 18, 20 लाख पहुंचता है, तो 17,000, 18,000, 20,000 बच्चा बनेगा टॉप 99 परसेंटाइल वाला। तो मैथ्स लगाओ। हर साल मैंने देखा है कि बच्चे लड़ रहे होते हैं कि रैंक इन्फ्लेशन हो गया, एनटीए जवाब दो, ये करो वो करो। पहले से रियलिटी समझ के जाओ, अगर बच्चा बढ़ेगा तो 99 परसेंटाइल वाले बच्चे भी बढ़ेंगे, 99.9 परसेंटाइल वाले भी बढ़ेंगे। तो अगर तुम 99 परसेंटाइल ला रहे हो ये सोच के कि 99 परसेंटाइल लाने से मेरे 10,000 रैंक बन जाएगी, तो यू आर रॉन्ग। थोड़ी मैथ्स लगाओ, 10,000 के लिए तुम्हें बेटर परसेंटाइल लानी पड़ेगी, 1,000 के लिए और बेटर परसेंटाइल लानी पड़ेगी। तो ये वाली चीजों को क्लियर में रखो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि तुमको सडनली झटका लगे कि ये क्या हो गया, इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी वही 15,000, 20,000 रैंक आ रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। वेरी कॉमन पॉइंट, और बहुत सारे बच्चे होते हैं इस पॉइंट के अंडर। जनवरी अटेम्प्ट कैन बी इग्नोर्ड एंड डायरेक्टली फोकस ऑन अप्रैल अटेम्प्ट। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इस मिथ के ऊपर मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। स्टोरी टाइम विद तिजिल मिनोजा हो रहा है। तो स्टोरी ये है कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि तुम लोग एक वॉरियर हो, ठीक है, और तुम एक बड़े से बैटल ग्राउंड के अंदर अकेले खड़े हो। तुम्हारे आसपास सर्कल में बहुत सारे तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं जो तुमको हंट कर रहे हैं।
कैच इज कि जो तुम्हारे ओपोनेंट हैं वो बेयर हैंड्स है, वो अनआर्म्ड है, उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं है। तुम अकेले खड़े हो बीच में उस सर्कल के, लेकिन तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है। तो पावरफुल कौन है? पावरफुल तुम हो बिकॉज तुम्हारे पास स्वॉर्ड है। जो बंदा बेयर हैंड तुमसे लड़ने आएगा उसको तुम्हारे क्लोज आना पड़ेगा तुमसे फाइट लेने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास स्वॉर्ड है तो तुम अपने आर्म्स डिस्टेंस पे, उस स्वॉर्ड के डिस्टेंस पे उसको अटैक कर सकते हो। दूसरा, उस बंदे के ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि इस बंदे के पास स्वॉर्ड है, मेरे को ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। वहीं पे तुम ये चीज सोचो कि अगेन इमेजिन कि तुम फिर से सेम बैटल ग्राउंड में खड़े हो, सेम स्ट्रेंथ वाले ओपोनेंट्स तुम्हारे साथ आते हैं, और इस बार तुम पिस्टल लेके खड़े हो। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आ जाता है कि तुम्हारे ओपोनेंट्स राइफल्स लेके खड़े हैं। अब इवन दो तुम्हारा टारगेट कितना स्ट्रांग है, इवन दो तुम उस वेपन को चलाने में कितने भी स्किल्ड हो, इतने सारे बंदे अगर तुमसे स्ट्रॉन्गर वेपन लेके आ जाएंगे तो वो तुमको ओवर पावर कर देंगे। तो इस स्टोरी से बस ये समझो कि जनवरी अटेम्प्ट में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा क्वालिटी प्रिपरेशन नहीं है, तुम इतने प्रिपेयर्ड नहीं हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो तुमसे लोअर लेवल पे प्रिपेयर्ड है। तो अगर तुम ये सोच लोगे कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुमको लड़ना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे लोग तुमसे लड़ने आ रहे हैं। थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तुम उनको ओवर पावर कर जाओगे। अप्रैल अटेम्प्ट अगर तुम डायरेक्ट देने जाओगे और ये सोचोगे कि जनवरी अटेम्प्ट में ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के या तो एग्जाम देता हूँ या स्किप कर दूंगा, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि मेरा तो अपग्रेड हुआ है। जनवरी अटेम्प्ट से मैंने ज्यादा प्रिपरेशन करके अप्रैल अटेम्प्ट में ले गए। तुमने सोचा कि तुम्हारे पास पहले स्वॉर्ड थी, अब तुम पिस्टल ले गए। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे ओपोनेंट जो बेयर हैंड आ रहा था, जिसके पास कोई वेपन नहीं थे, अब वो सीधा राइफल लेके आ रहा है। तो बच्चे भी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, बच्चे भी झटका खा लेते हैं जनवरी अटेम्प्ट के बाद, और वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सीरियसली पढ़ते हैं। तो अगर तुम ये सोच के जाओगे कि जनवरी अटेम्प्ट मेरा प्रिपेयर नहीं है, सीधा अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करेंगे, तो अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है जनवरी अटेम्प्ट से। सेम परसेंटाइल लाने के लिए जनवरी टू अप्रैल 20 से 25 मार्क्स का जंप चाहिए होता है। तो आई विल रिकमेंड कि जनवरी अटेम्प्ट पे भी फोकस करना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। ओनली सॉल्विंग जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज सफिशिएंट फॉर अ गुड रैंक। तो हमने भी इस चैनल के ऊपर बहुत बार बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और मैं अभी भी बोलता हूँ ये वीडियो बनाते हुए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक की रिसोर्स है, और उसको छोड़ना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत गलत बात है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर डिपेंड होना गलत है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। दो रीजन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर्स दो टॉपिक्स वही कॉमन है जो पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं, वही चीजें पूछी जाती हैं, बट कुछ नया आ सकता है। एक्सपेक्ट करके चलो कि ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, नई चीजें पूछी जा सकती है। अब तुम एक चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा के गए, लेट से उसके अंदर 10 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक के पीवाईक्यूज हैं, 10वें टॉपिक का आज तक कोई सवाल ही नहीं आया, तो तुमने उसका क्वेश्चन भी नहीं लगाया, तुमसे वो 9 टॉपिक करके गए हो। मान लो तुम्हारी शिफ्ट के अंदर वो 10वें टॉपिक के 2 सवाल आ गए, तो तुम्हारे तो 2 सवाल गए ना। अगर तुमसे पीवाईक्यू करके जाओगे तो तुम वो 10वां टॉपिक छोड़ के जा रहे हो। इससे बेटर क्या है कि पीवाईक्यू जरूर करने हैं। कोई तुम्हें नहीं कह रहा कि पीवाईक्यू छोड़ के जाओ, लेकिन बाकी रिसोर्सेज तुम्हारे डीपीपीस अगर तुम इंस्टीट्यूट के अंदर हो, बाकी असाइनमेंट्स, बाकी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस, इतनी सारी यूट्यूब पे सॉल्विंग है, इतने सारे हमने तुम्हें रिसोर्स बता रखे हैं, उनको जाके चेकआउट करो। एंड हर टॉपिक की एक सफिशिएंट प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है। लास्ट विथ के ऊपर चलते हैं। कंप्लीटली लीविंग वन सब्जेक्ट एंड रिलाइंग ऑन द अदर टू कैन हेल्प स्कोर गुड रैंक। तो ये मिथ बहुत कॉमन है बच्चों के बीच में। एंड ये जो सब्जेक्ट छोड़ते हैं ये मोस्टली फिजिक्स या मैथ्स में होता है, और मैथ्स सबसे ज्यादा कॉमन है कि मैथ्स छोड़ देंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है दिस इज नॉट वेरी बैड, बट दिस विल नॉट वर्क फॉर एवरीबडी। एक स्ट्रैटेजी हम लोग भी इस चैनल के ऊपर मल्टीपल स्ट्रैटेजी इसलिए बताते हैं क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर इंसान के लिए काम नहीं करती। सोच के देखो कि हो सकता है कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना स्ट्रांग है कि अगर वो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आएगा, तो वो एबिलिटी रखता है कि वो 200 में से 200 स्कोर कर सकता है। लेकिन एक बच्चा जो तीनों सब्जेक्ट्स में एवरेज है, वो तीनों करने के बाद भी हो सकता है अच्छी रैंक ना ला पाए। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम एक सब्जेक्ट छोड़ के जाओ। जेई एडवांस की बात करें तो उसके अंदर तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज सब्जेक्ट की एक कट ऑफ होती है, हर सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर करना जरूरी होता है। तुमने 200 नंबर भी स्कोर, तुमने अगर दोनों सब्जेक्ट के अंदर फुल फुल मार्क्स भी स्कोर कर लिए, नॉट 200, अगर तुमने दोनों सब्जेक्ट के अंदर फुल मार्क्स भी स्कोर कर लिए और एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, तो तुम आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे जेई एडवांस का। लेकिन मेंस के अंदर ऐसी कोई अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि तीसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो। उसका एक ये रीजन भी है कि फॉर एग्जाम्पल तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग हो और मैथ्स के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं हो। मैथ्स अगर तुम पूरी छोड़ के जा रहे हो और तुम्हारे एग्जाम के अंदर फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई ना कोई सेक्शन डिफिकल्ट आ गया, तो तुम वहां पे सफर करोगे। इससे बेटर क्या होगा कि तुम मैथ्स के बेसिक्स पढ़ के चले जाओ, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक्स से ऊपर पढ़ के चले जाओ, ताकि तुम आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर सको। अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में से कोई डिफिकल्ट आ जाता है, तो तुम इस थर्ड सब्जेक्ट के अंदर उसके स्कोर को कॉम्पनसेट कर सको। इसीलिए थर्ड सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये थे 5 पॉइंट्स। वीडियो को फटाफट एंड कर दिया। मेरे को पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन गई है, वीडियो चेक कर लेते हैं। वीडियो बन गई है 10 मिनट की, तो ठीक है 10 मिनट इतना कुछ खास टाइम नहीं है। तो इसके अंदर हमने 5 मिथ्स बस्ट कर दिए। अगर तुम्हें और कोई मिथ ऐसा लगता है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी ने बताया है और तुम्हें कंफर्म नहीं है कि ये मिथ है या रियलिटी है, या कोई भी चीज़ तुम डिस्कस करना चाहो तो कमेंट्स में बता देना। और कोई तुम्हारे डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करना। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दिस इज तिजिल मिनोचा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं जेई नर्स काउंसलिंग और मेंटोरशिप सपोर्ट। बहुत ही नॉमिनल इसका प्राइस रखा है, सिर्फ 20 बच्चों के लिए रखा है। इसमें हम तुम्हें क्या क्या देंगे, देखो यहाँ पे ब्रोशर लगा हुआ है। सबसे पहले पर्सनल डीएम और 1-to-1 लाइव चैट सपोर्ट मेरे और तिजिल और वंश के साथ। तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह पूछना है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ काम समझ नहीं आ रहा, कोचिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी टीचर के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा मॉड्यूल क्या चीज़ है, क्या वो कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ कहीं अटके हुए हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम में, मतलब नॉर्मल एकेडमिक प्रॉब्लम। अभी हम डाउट्स नहीं ले रहे कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए भी इंतजाम आने वाला है कुछ दिनों में, थोड़ा सा वेट करो। बट हाँ, तुम्हारे अभी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हम करा रहे होंगे, वो मैं तुम्हें क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये इस बैच में इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके लिए आने वाले समय में बैच आएगा। दूसरी चीज़, कम्युनिटी सपोर्ट तुम्हारे पीयर्स से जो बच्चे हम लेंगे, ऑफकोर्स आपस में तुम लोग इंटरेक्ट करके एक दूसरे का सपोर्ट तो बना ही रहेगा। तुम्हारे डाउट्स जो है वो पहले बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, हम तो आंसर कर ही देंगे, तुम्हारे 24 घंटे के अंदर डाउट सारे आंसर हो जाएंगे। बट स्टिल दूसरों से भी एक राय लेना जो साथ में फंसा है उस सिचुएशन में तुम्हारी, वो भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे लर्न डाउन नहीं है और तुम्हें पता चल रही है, वो ये है कि 2024 के बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी पेपर दिया है, उनको हम लोग ऑन बोर्ड लाने वाले हैं जेई नर्ड्स में। लगभग वो प्रोसेस खत्म हो गया है अब। तो उन बच्चों के साथ तुम्हारा टच बना रहेगा। जस्ट उन्होंने पेपर दिया, एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा, उन्हें पता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा, एकदम टच में है वो, तो उनसे भी तुम बात कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ जो हम तुम्हें दे सकते थे, वो है रेगुलर 1-to-1 जूम कॉल्स। अभी हम तुमको वीडियोस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तुम बाद में कमेंट करते हो, हम उस कमेंट पर रिप्लाई कर रहे होते हैं। 1 मिनट का शॉर्ट होता है, उसमें थोड़े थोड़े करके बताना पड़ता है। जूम कॉल पे डायरेक्टली तुम हमसे बात कर पाओगे, अपने डाउट्स तुम हमें भेज पाओगे, हम उनको डायरेक्टली 1-to-1 लाइव एड्रेस कर पाएंगे, तुम हमसे फॉलो अप ले पाओगे, हमसे आर्ग्यू कर पाओगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तुम्हें लगता है तुम्हारा पॉइंट सही है, तो तुम हमें सही कर पाओगे, हमसे कुछ चीज़ें पूछ पाओगे। तो 1-to-1 तुम्हारा जूम कॉल लाइव सपोर्ट रहेगा। और टाइम टेबल हेल्प, रिसोर्स हेल्प, वो तो मैंने सारी चीज़ें लिस्ट करी थी शुरुआत में, वो सारी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे एज सीनियर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम कोई बहुत ज्ञानी लोग हैं और तुम्हारा जेई निकलवा देंगे, नहीं। जेई तुम्हारा तुम्हें खुद ही निकालना है, वो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि आदमी को मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन एज सीनियर्स जितनी तुम्हारी हेल्प हो सकती है, जितनी हम कर सकते हैं, सारी तुम्हारी हम हेल्प कर रहे होंगे। और जैसा मैंने कहा, लास्ट पॉइंट, डाउट रिजॉल्विंग नॉन अकेडमिक, मतलब नॉन अकेडमिक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम बस अभी, वो सारी चीज़ें हम तुम्हें दे रहे होंगे। प्राइस हमने नॉमिनल सा 68 रुपीज़ रखा है, पर मंथ का ये प्राइस है। अगर तुम चाहो कि 3 मंथ, जैसे अभी अब से जो ये अगस्त बैच शुरू होने वाला है हमारा, जिसके लिए हम पहले एनरोल करने वाले हैं, फॉर्म्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉर्म का लिंक वो मैं तुम्हें बता दूं। तो अगस्त बैच के लिए जो फॉर्म है वो अभी खुल गया है। उसके बाद लेकिन अगर तुम चाहते हो, जैसे यहाँ 179, अगर तुम्हें ये है कि एक्सपेरिमेंट करना है, तो 1 अगस्त महीने के लिए तुम लेके देख लो कैसा लगता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। अगर तुम्हें हम पे भरोसा है, चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहो, तो 179, इसमें थोड़ा बजट तुम्हारा बच जाता है थोड़ा सा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके लिए तुम हमारे साथ आ सकते हो। एक बात मैं बता दूं कि अभी अर्ली बर्ड प्राइसेस हैं, प्राइसेस आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि हम शुरुआत में कर रहे हैं अभी। तो 20 बच्चे ही लिए हैं, 20 बच्चे इसलिए ताकि 1-to-1 वो कनेक्ट बना रहे हैं। अब जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, 1-to-1 लाइव सपोर्ट देना चाह रहे हैं, और वो ले ही नहीं पा रहे, इतने सारे 100 बच्चे उठा के बैठ लिए हमने, तो कोई फायदा नहीं निकलेगा ना भाई। तो इसलिए सिर्फ 20 बच्चों के लिए ओपन होगा, उन्हीं पर हम टारगेटेड अपना ध्यान दे रहे होंगे। और हाँ, 3 महीने के लिए प्राइस 179 है। आगे जाने वाले महीनों में, जैसे किसी बच्चे ने अगस्त में एनरोल किया है, तो सितंबर में जो 20 बच्चों का बैच बनेगा, उसमें पहले अगस्त वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर अगस्त में कोई छोड़ता है, सीट्स खाली होती हैं, जो कि हो जाएंगे ऑफकोर्स, सबको नहीं लग जमेगा, तो फिर हम सितंबर वालों को नए लोगों के लिए खोलेंगे, नहीं तो फिर हम अगस्त वालों को ही आगे चलने देंगे। सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू, सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। एज सीनियर्स जितना हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। बाकी फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।